बच्चों अब हमारे डिस्कशन का पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि ऑक्टेट थ्योरी मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में कुछ नहीं बताती थी। ऑक्टेट थ्योरी केवल ये कहती थी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। शेप के बारे में, एनर्जी के बारे में और जो नोबल गैस कंपाउंड बना रहे थे उन सब के बारे में एकदम साइलेंट थी। इसीलिए एक नई थ्योरी ये आई। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर एंड लंदन ने प्रपोज की थी इनिशियली इन 1927। देन अदर साइंटिस्ट पाउली and other scientists work on it in this direction। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो देखो ऑक्टेट रूल में क्या था, यानी लेविस डॉट स्ट्रक्चर वाले में आप क्या पढ़ रहे थे कि केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, या तो शेयर हो जाते हैं दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन, या फिर एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा ले लेता है। ये थ्योरी ये कह रही है, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो आया कि केवल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है। और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं आपस में, तब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये थ्योरी मेनली प्रपोज की गई बाय हिटलर एंड लंदन, ठीक है। यानी कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और ओवरलैप करती हैं। और ये कहाँ से आया ये कंसेप्ट? उन्होंने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेकर के बताया कि जब भी दो एटम्स पास पास आते हैं, सपोज हाइड्रोजन एटम्स को पास पास लाया जाता है, तो उसमें दो तरीके के फोर्सेस काम करते हैं। ये फोर्सेस वाली बात याद रखना, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दो एटम्स जब क्लोजर आते हैं, क्लोज किए आते हैं, तो उनमें कौन कौन से दो टाइप के फोर्स काम करते हैं? उसमें दो टाइप के फोर्स काम करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और एक रिपल्सिव फोर्सेस। जब भी दो एटम को हम पास पास लाते हैं, सपोज एक एटम हाइड्रोजन का ये है और एक हाइड्रोजन एटम ये है, तो इस एटम में न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, इस एटम में भी न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब दो एटम पास पास आते हैं, कम क्लोजर, तो उनके बीच में दो तरीके के रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं, दोनों ही, रिपल्सिव फोर्सेस भी और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी। अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से होंगे? ध्यान से समझिए। इस एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा हो, एक तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस। दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स ये हुआ कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा हो, ये भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो दो तरीके के अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं। सपोज एक एटम ये, एक एटम ये, इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका नाम दे दिया हमने बी, ठीक है। तो एटम ए का न्यूक्लियस, इसको हम कहेंगे एन ए, एन एटम ए का न्यूक्लियस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हम इसको कहेंगे एन ई। तो एक अट्रैक्टिव फोर्सेस हुए बिटवीन, अच्छा क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से बनता है और एग्जाम में भी आता है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हुए? एन ए एंड एन ई के बीच में हुआ, यानी सेम एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। और दूसरे तरीके का अट्रैक्टिव फोर्सेस हुआ एन ए एंड एन ई, क्या कहेंगे हम इसको, एन ई बी, ई बी, यानी बी का इलेक्ट्रॉन और इसको हम कहेंगे ए का इलेक्ट्रॉन, तो ई, ठीक है। ए का इलेक्ट्रॉन एंड ए का न्यूक्लियस, बी का इलेक्ट्रॉन एंड बी का न्यूक्लियस, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम, ये तो एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्सेस हुए, थोड़ा उधर दूर बनाते हैं, ठीक है। ये एटम ए है, इसका न्यूक्लियस है, ये एटम बी है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके न्यूक्लियस को हमने नाम दे दिया एन ए, इसके न्यूक्लियस को नाम दे दिया एन बी, इसके इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया ए ई, यानी ए का इलेक्ट्रॉन, या हमने ऐसे नाम दे दिया ई ए मतलब ए का इलेक्ट्रॉन, और इसको नाम दे दिया ई बी, इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये दो एटम हैं, इनके बीच इन्हें ये चीजें हैं। अब इनको जब पास पास हम लाते हैं, इसको जब पास पास लाएंगे तो ये और ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, यानी एक अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गए, एटम और उसी का इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट हो रहा हो, यानी एन ए एंड ई ए अट्रैक्ट हो रहे हो, एंड उधर वाला कौन सा है? ई बी एंड एन बी, एंड एन बी एंड ई बी, ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर एन ए एंड ई बी अट्रैक्ट हो रहे हो, यानी एन का न्यूक्लियस और बी का इलेक्ट्रॉन, और उधर
बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो दूसरा यहीं पे एक और अट्रैक्शन फोर्सेस हुआ एन बी एंड ई ए। क्लियर? यानी एक तरीके के अट्रैक्शन फोर्सेस तो ये हो गए जिसमें ए का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को, बी का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को एंड बी का न्यूक्लियस ई के इलेक्ट्रॉन को यानी ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ये तो हुआ अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात। अब रिपल्सिव फोर्सेस इसमें क्या होंगे देखिए। जब एटम पास पास, कभी कभी क्वेश्चन आता है एटम पास पास आते हैं तो उनमें किस तरीके के फोर्सेस काम करते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस तो ये हो गए। रिपल्सिव फोर्सेस क्या क्या काम करेंगे देखिए। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, यानी ई ए एंड ई बी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्सन एक हो गया ए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड बी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और दूसरा रिपल्सन किसके बीच में हुआ, एन ए एंड एन बी, ए का न्यूक्लियस एंड बी का न्यूक्लियस, इसके बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है, लेकिन जब इनको पास पास लाते जाते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं। फाइनली अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस। जब दो हाइड्रोजन एटम्स को पास पास लाते हैं, सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, जब इनको पास पास लाते हैं तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी काम कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी काम कर रहे हैं, बट फाइनली अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं और दोनों मिलकर के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं और H2 का मॉलिक्यूल बनता है। H2 मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है दैट इज लेस देन हाइड्रोजन एटम्स। दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उनकी एनर्जी से H2 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है। इसके बाद में ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने का, और ये ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि पहले जब हम मॉलिक्यूल एटम को पास पास ला रहे हैं तो इनमें दोनों तरीके के फोर्सेस काम कर रहे हैं, अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस भारी पड़ते हैं और उसमें क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरवेट द रिपल्सिव फोर्सेस एंड देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप एंड फॉर्म ए स्टेबल मॉलिक्यूल H2। जब H2 मॉलिक्यूल बनता है तो H2 मॉलिक्यूल की एनर्जी विल बी लेसर देन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के। जो दो हाइड्रोजन एटम्स वहां से चले थे, पास पास आए थे, तो हाइड्रोजन एटम्स से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी बनता है तो जो भी बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल तभी होगा जब उसकी एनर्जी कम हो। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बने, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन एटम की होगी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की होगी, एटसेट्रा। ठीक है, अब इसी के बेस पर जो थ्योरी डेवलप की गई जिसको बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट यहीं से आया कि एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पूरी की पूरी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है बॉन्डिंग में। तो क्या कंसेप्ट था ये देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम क्लोजर। ठीक है, यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं, और ओवरलैपिंग के लिए क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पास पास आना होता है, जैसे अभी हमने ये एग्जांपल आपको बताया। देन ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरलैप, यानी ओवरलैपिंग में कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी, केवल वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी जो हाफ फिल्ड हो और जिनके इलेक्ट्रॉन मीन्स अपोजिट स्पिन के हों, यानी एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो और जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने जा रही हो उन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन के हों, ये बात आई। देन नेक्स्ट है ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा तो बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझो। एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है,
ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड लंबा बनेगा, ओवरलैपिंग ये हो गई ऐसे, जितनी ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड छोटा होता जाएगा। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे के अंदर जा रही हैं, तो जब ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड अपने आप छोटा हो जाएगा। समझ में आया ना, इसको कोई रटने की चीज़ नहीं है। ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड मजबूत बनेगा, और एटॉमिक ओवरलैपिंग जितनी कम होगी बॉन्ड लेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग यहाँ देखो कम हो रही है तो बॉन्ड लेंथ आपको ज़्यादा दिखाई दे रही। सपोज जितनी ओवरलैपिंग हो गई ऐसे तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई ना, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। नेक्स्ट है, इन द ओवरलैपिंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर पॉसिबल। सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होता है अभी हम लोग अलग से इसको डिस्कस करेंगे, ये मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिख दिया है आपके लिए। देन व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स कम क्लोज टू फॉर्म बॉन्ड, देयर ओवरलैप मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये अच्छी चीज़ है, ध्यान देने वाली है। आप लोग अगर इसको ध्यान से समझेंगे नहीं तो आप ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट ही नहीं समझ पाएंगे, है ना। ये वाली बात, जब ऑर्बिटल्स पास पास आती हैं तो जो ओवरलैपिंग होती है वो तीन तरीके की हो सकती है, या तो पॉजिटिव ओवरलैप होगा, या नेगेटिव ओवरलैप होगा, या फिर जीरो ओवरलैप होगा। अगर जीरो ओवरलैप है तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर पॉजिटिव ओवरलैप है और नेगेटिव ओवरलैप है तो बॉन्ड बनने की गुंजाइश है। तो बॉन्ड बनते हैं पॉजिटिव ओवरलैप से या नेगेटिव ओवरलैप से, लेकिन जीरो ओवरलैप जहाँ होता है वहाँ बॉन्ड नहीं बनता है। अब समझो पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है। आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन वेव होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन वेव इस तरह से होती होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेव या ऑर्बिटल वेव फंक्शन इस तरह से होता होगा। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक तरीका तो ये है कि वेव सेम फेज में हो, यानी इस तरह से। ये वेव जब आपस में ओवरलैप करेगी तो जब ये यहाँ पर है तब ये भी यहाँ पर है, यानी सेम फेज में कहलाएगी ये वेव। क्योंकि ये वेव आपने पढ़ा होगा तो ऐसे पढ़ा होगा, है ना। ये पॉजिटिव फेज है, ये नेगेटिव फेज है। ये पॉजिटिव फेज क्लियर समझ में आ रहा है ना। ये इस तरह से तो आपने पढ़ा है ना वेव। तो वेव अगर सेम फेज में जब ऊपर जा रही है इस लाइन के उधर तो हम कहेंगे पॉजिटिव फेज है, ये नेगेटिव फेज, ये नेगेटिव फेज है, ये पॉजिटिव फेज है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर समझ में आ गया। तो जब से वेव जो है वो दो वेव जो ओवरलैप कर रही हैं वो सेम फेज में हैं तो उनके वेव फंक्शन जुड़ जाते हैं। सेम फेज में होंगी तो वेव फंक्शन जुड़ जाएंगे और एक बड़ी वेव बन जाएगी, है ना। और अगर ये अपोजिट फेज में हुई, यानी जब एक ऊपर जा रही है तब दूसरी वाली नीचे आ रही है, इस तरह से हुई। ये ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे आ रही है, ये वाली इस तरह से हुई, तो ये क्या कहलाएंगे। अगर इन वेव ने ओवरलैप किया तो नेगेटिव ओवरलैपिंग, अगर इन वेव ने ओवरलैप किया तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी। क्लियर समझ में आ गया। जब इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑर्बिटल सेम फेज में हो या ऑर्बिटल वेव फंक्शन सेम फेज में हो तो क्या कहलाएंगे। जैसे जब ओवरलैपिंग होगी तो इसका पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेगा, नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये ओवरलैप करेंगे। जब इधर ओवरलैपिंग होगी तो उल्टा हो जाएगा, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव ओवरलैप होगा, यानी इसका पॉजिटिव है उस समय इसका क्या ओवरलैप करेगा, नेगेटिव ओवरलैप करेगा। उसका नेगेटिव है तब इसका पॉजिटिव ओवरलैप करेगा। तो ये क्या कहलाया, ये नेगेटिव ओवरलैप कहलाया, और ये क्या कहलाया, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाई। तो भी पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप पॉसिबल कौन कौन सी है वो हम आपको बाद में बताएंगे। ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको बताया कि पॉजिटिव ओवरलैप होता क्या है, नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ए प्लस ग्रेड का क्वेश्चन भी आता है कि ये जो ऑर्बिटल है, यानी जो इस तरह से हम प्लस माइनस लिखते हैं, इस तरह से ये एस ऑर्बिटल है, ये पी है, तो ये प्लस और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, ये पूछा जाता है। चार आपको ऑप्शन दे दिए कि ये प्लस माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है। एक में लिख दिया कि वेव फंक्शन, एक में फेस लिख दिया, एक में चार्ज लिख दिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज इंडिकेट नहीं करता प्लस और माइनस साइन, ये प्लस और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वेव किस फेस में, मतलब वेव फंक्शन इंडिकेट कर रहा है। अगर प्लस साइन है इसका मतलब जो वेव है पॉजिटिव फेस में है और ये नेगेटिव फेस में, बस यही बात है।
तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सी? द ऑरेंज, ये जीरो डिपेंडिंग अपॉन द फेस एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, ये वाली बात 7th पॉइंट। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट द फेस ऑफ द ऑर्बिटल वेव एंड नॉट द चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑर्बिटल वेव का फेस इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि उस पर चार्ज क्या है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अभी इसका और डायग्राम हम आपको बना करके बता रहे हैं कि किस किस तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव। और बच्चों अब यहाँ पर हम थोड़ा डायग्रामेटिकली भी जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से ओवरलैप होंगे। वो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अभी हमने कहा था ना, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप एंड जीरो ओवरलैप यानी कि नो ओवरलैप। तो देखिए ध्यान से, पॉजिटिव ओवरलैप क्या है? जब वेव सेम फंक्शन में होंगी। सेम फंक्शन में होंगी मतलब कि वेव फंक्शन के साइन सेम होंगे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और इन फेस ओवरलैप है, इन फेस का मतलब हुआ दोनों फेस, दोनों जो वेव हैं वो एक ही फेस में है। उस समय ओवरलैपिंग कौन कौन सी पॉसिबल है? एस ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। और एस और पी से अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है इनकी ओवरलैपिंग से। तो एक साइन कन्वेंशन है कि जो एस ऑर्बिटल से, मतलब ये एस एक्सिस वाली ऑर्बिटल जो भी होगी उस पर पी जेड ऑर्बिटल को बनाएंगे और उसी का ओवरलैपिंग एस से दिखाएंगे, ऐसा कन्वेंशन है। ठीक है ना? तो पी जेड का यानी जेड एक्सिस के अलोंग जो एक्सिस है वो एस से ओवरलैप करेगी, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगर दोनों, इसका पी का प्लस है और इसका एस का भी, एस ऑर्बिटल का भी वेव फंक्शन प्लस में है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव ओवरलैप कहेंगे। यहीं पे देखिए एक एस है, ये पॉजिटिव वेव फंक्शन है, और पी का ये नेगेटिव वेव फंक्शन ओवरलैप कर रहा है, तो हम इसको नेगेटिव ओवरलैप कहेंगे। यानी जो एस वाली जो वेव ऑर्बिटल है वो पॉजिटिव फेस में है, और जो पी वाली वेव ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल वेव है जो वो नेगेटिव फेस में है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फेस में जब वेव रहेंगी उनकी ओवरलैपिंग हो रही है, दैट इज नेगेटिव ओवरलैप। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए पी जेड और पी जेड आपस में ओवरलैप कर रही हैं, पी की पॉजिटिव और पी की पॉजिटिव, दोनों पी की पॉजिटिव ओवरलैप कर रही हैं, तो इसका नाम हो गया पॉजिटिव या इन फेस ओवरलैप। ये दोनों एक ही फेस में है। यहाँ पर पी जेड और पी जेड ओवरलैप जब कर रही हैं, एक पॉजिटिव फेस में है और एक नेगेटिव फेस में है, बट ओवरलैपिंग पॉसिबल है। यहाँ भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, यहाँ भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, और बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी बॉन्ड बनेगा। ठीक है? अब यहाँ देखिए पी एक्स और पी एक्स, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो पी एक्स और पी एक्स आपस में ओवरलैप करेंगी और बॉन्ड बनाएंगी। ठीक है? एक्स एक्सिस के अलोंग। ये पी एक्स का नेगेटिव ओवरलैप है, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस ओवरलैप कर रहा है, मतलब डिफरेंट फेस में है दोनों वेव्स, ऑर्बिटल वेव, तब ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो अगर सपोज आपसे डायग्राम देकर के पूछ दिया जाए कि ये कैसा ओवरलैप है, जीरो ओवरलैप है, पॉजिटिव ओवरलैप है, नेगेटिव ओवरलैप है, तो समझ जाओ इसका प्लस इसका माइनस है, तो ये कौन सा ओवरलैप है? नेगेटिव या फिर आउट ऑफ फेस ओवरलैप है ये पॉजिटिव या इन फेस ओवरलैप है। इसी तरह से पी वाई आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, दोनों के प्लस प्लस और माइनस माइनस ओवरलैप कर रहे हैं वेव फंक्शन, तो ये कैसी हो गई? पॉजिटिव यानी इन फेस ओवरलैपिंग। इसके प्लस और माइनस पी वाई के ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये आउट ऑफ फेस या नेगेटिव ओवरलैपिंग है ये वाली। ठीक है? अब कौन सी में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है? यहाँ क्वेश्चन आता है, आपको दिया जाएगा पी एक्स की ओवरलैपिंग पॉसिबल है नहीं, ऐसे क्वेश्चन में कई पूछा जाता है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है क्वेश्चन, आप सॉल्व करिए उसको। इनमें से कौन सी ऑर्बिटल में बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है? तो इन कंडीशन में बॉन्ड बनना पॉसिबल है, इन कंडीशंस में बॉन्ड बनना पॉसिबल है, ये इस कंडीशन में बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है, यानी ओवरलैपिंग नहीं होगी इफेक्टिव। क्योंकि जीरो ओवरलैप का मतलब ये हुआ कि पी वाई और ये एस अगर ओवरलैप करेगी, इनकी नहीं होगी। पी जेड की एस के साथ हो जाएगी, लेकिन पी वाई की भी नहीं होगी, पी एक्स की भी ऐसे नहीं होगी। और जीरो ओवरलैप किसका है? अगर एक ऑर्बिटल पी एक्स है, मान लो ये पी वाई है ये वाली, और ये पी एक्स है, तो पी एक्स और पी वाई की भी नहीं होगी। पी वाई की हो जाएगी, पी एक्स की हो जाएगी, लेकिन पी वाई और पी एक्स की नहीं होगी। बस यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखो सेम हो रही है, पी एक्स हो रही है ओवरलैपिंग, पी वाई हो रही है, बट पी वाई पी एक्स इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह पी एक्स और एस इज नॉट पॉसिबल, पी वाई और एस इज नॉट पॉसिबल। पी के साथ जेड की पॉसिबल है ना? पी जेड एंड एस ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, और उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसको हम लोग
आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, है ना। कौन कौन से दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं हमने आपको बताया था ओवरलैपिंग में, सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड बनता है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक। या फिर हम उसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं सिग्मा बॉन्ड को, सिग्मा का ये सिंबल है। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब एस, मतलब इसका एक और नाम है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन सी ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड बनता है बाई एक्सियल ओवरलैप, ओवरलैपिंग, या हम इसी को कहते हैं और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या तो इसी को एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, इसी को हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, इनसे बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड दो तरीके से बन सकता है, या तो एस ऑर्बिटल ही ओवरलैप करें, या फिर एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करें, या फिर पी और पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करें। तो ये तीन तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट वन इज बाय एस एस ओवरलैपिंग, यानी दो एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एस ऑर्बिटल ये है प्लस एक एस ऑर्बिटल ये है, ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे, इनका बॉन्ड साइज नहीं बढ़ेगा, साइज बराबर का रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, ये ध्यान देना, ठीक है, लगभग। तो ये हो गया एस, यानी ये जो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग से जो बना दैट इज द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया एस एस सिग्मा बॉन्ड। देन ओवरलैपिंग ऑफ एस एंड पी बाई एस पी ओवरलैपिंग। बच्चों अभी थोड़ा सा इसमें ऐसे दिखाने लगे हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में पहले लिखा हुआ आता था पी की जगह पीजेड लिखा हुआ आता था। एक कन्वेंशन मान लिया था कि जब हमें एस यानी सिग्मा बॉन्ड बनाता हुआ दिखाना है तो पीजेड और एस की ओवरलैपिंग कराएंगे। बट ये जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल में आप जाते हो तैयारी करने मेंस वगैरह में, तो ये जरूरी नहीं है कि पीजेड और एस ही सिग्मा बॉन्ड बनाए। अभी साइन कन्वेंशन के लिए हम ऐसे सिंपली मान लेते हैं कि पीजेड ये हो गया, बचा पी एक्स और पी वाई। वैसे आप कंपटीशन पर्पज से सोचें तो कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, पी एक्स पी वाई पी जेड कोई भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए अब आपकी बुक में भी ऐसे पर्टिकुलर पी जेड करके नहीं लिखा हुआ है। तो पी ऑर्बिटल जनरली लेते हम यही है कि जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो हम ये दिखा देते हैं कि पी जेड ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक एस ऑर्बिटल है प्लस एक पी ऑर्बिटल, इन दोनों की ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा इस तरह से। अभी आपने ओवरलैपिंग पढ़ी इसकी, तो भी इसको प्लस माइनस ऐसे करके पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिखा रहे हैं। बाकी ये पॉजिटिव ओवरलैप भी हो सकता है, जीरो ओवरलैप भी हो सकता है, प्लस और ये प्लस ओवरलैप करेगा तो पॉजिटिव, जीरो नहीं होगा, और ये प्लस और ये माइनस ओवरलैप करेगा तो ये निगेटिव। और अगर ये एस ऑर्बिटल हेड ऑन मतलब इसके इधर एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहा है तब तो बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर ये एस यहाँ ओवरलैप करता तो बॉन्ड नहीं बनता। तो फिलहाल एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज द, ये वाला जो बॉन्ड बना ये भी सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, है ना। इसको भी हम
सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। देन नेक्स्ट है ये SS ओवरलैप हो गया, SP ओवरलैप हो गया, अब PP ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बाय PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग मतलब p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। एक p ऑर्बिटल ये है प्लस एक p ऑर्बिटल ये है। ये जब आपस में ओवरलैप करेंगी तो इनकी अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इसी को एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, तो जो बॉन्ड बन रहा है दैट बॉन्ड विल बी सिग्मा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना इट इज सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ px tx या py py या pz pz की लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक, pi bond is formed by कौन कौन सी ओवरलैपिंग हमने बताई थी आपको? पैरेलल, और इसी को हम एक और नाम देते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, या इसी को हम एक और नाम देते हैं लेटरल। ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक p ऑर्बिटल है, मान लिया ये p x है, px है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग से इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। ये जो बॉन्ड कहलाया ये पाई बॉन्ड कहलाया। और पाई बॉन्ड में आप थोड़ा ये ध्यान दीजिए, जो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये प्लेन है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन भी होता है, बिलो द प्लेन भी होता है। जबकि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह पर स्थित था, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है न्यूक्लियर एक्सिस पर है। लेकिन पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान देने की बात है, अभी बाद में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो आप ये चीज ध्यान दीजिए। तो ये अबव द प्लेन भी होता है, आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन होता है, और यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, तो ये बिलो द प्लेन एंड अबव द प्लेन दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो उसका क्या अंतर होता आ जाता है, देखिए जरा ध्यान से, इसका एक क्लाउड ये है और इसका एक क्लाउड ये है। जब दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, यानी ये पाई बॉन्ड में हम इसको रोटेट नहीं कर सकते, और सिग्मा बॉन्ड अकेला एक सिमेट्रिकल है तो हम इसका फ्री रोटेशन हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सा अंतर है सिग्मा और पाई बॉन्ड में, जो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला भी अंतर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से बनता है, यानी अगर हम इसको दिखाना चाहें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। यानी पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किस तरीके से बनता है, आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर अबव द प्लेन एंड
ये बिलो द प्लेन। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के। अब अगर हम बात करें सिग्मा और पाई बॉन्ड में स्ट्रेंथ की, तो कौन सा स्ट्रेंथ में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो आपको तुरंत लगा होगा कि पाई बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ बॉन्ड की होती है वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, और जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो सिग्मा बॉन्ड में ज़्यादा होती है, तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो जब आपको ये याद हो जाएगा तो आप कुछ चीज़ें गलत करके आएंगे, तो पहली बात तो ये ध्यान रखो नोट करके कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। कारण क्या है? रीजन एक्सटेंट ऑफ overlapping is greater in sigma bond than in pi bond। पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, फिर जब भी मल्टीपल बॉन्ड बनेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म। ठीक है, देन सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एंड देन पाई बॉन्ड। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सबसे पहले पाई बॉन्ड बन जाए, ये चीज ध्यान रखनी है। पहले पाई बॉन्ड कभी नहीं बनता, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, फिर अगर डबल बॉन्ड है तो एक और पाई बन जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, फिर एक पाई बन जाएगा, उसके बाद एक और पाई बन जाएगा, यानी 2 पाई बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पहले पाई बन जाए फिर सिग्मा बॉन्ड बने। ये भी एक डिफरेंस है सिग्मा और पाई बॉन्ड में। फिर अब एक और चीज ध्यान से कर लो, क्योंकि अगर आपने ये चीज याद की है ना कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, तो कभी कभी आपको ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि डबल और सिंगल बॉन्ड में कौन सा ज्यादा मजबूत होगा। तो ध्यान दो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है और सिंगल बॉन्ड में अकेला सिग्मा बॉन्ड है, तो मजबूती किसकी ज्यादा होगी? या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा 2 पाई है, यानी 3 बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा 1 पाई है, तो किसकी मजबूती ज्यादा होगी? उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि क्या डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड। आर stronger देन सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, है ना? सिग्मा बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे formed first and then pi bond will be formed। ठीक, तो ये हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड की कहानी, ये आपको याद रखनी है। के बारे में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से? जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गई तो उसके बाद ये हो गया कि भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में और एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं। केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं करते, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं और बॉन्ड बनाती हैं। तो उस थ्योरी के अगर हिसाब से थोड़ा सा देखा जाए, अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन में एटॉमिक नंबर होता है कितना? 6। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए इसके कितने, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2, 2s2 एंड 2p2।
तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो जब ये मीथेन बनाता है CH4 इस तरह से, तो ये चारों बॉन्ड कार्बन के बराबर होने चाहिए, मीन्स एक जैसे होते हैं। जब हम ये CH4 का देखा गया एक्सपेरिमेंटली, तो ये देखा गया कि इसके जो 4 CH बॉन्ड हैं ये चारों एक जैसे हैं, जबकि होना ये चाहिए था, क्या होना चाहिए था कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होती है और p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होती है। 2s की ही बात करें, भले वो 2s और 2p है, लेकिन 2s न्यूक्लियस से थोड़ा पास होगी और 2p न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगी। तो क्वेश्चन ये आया कि 2s वाली जो ऑर्बिटल बॉन्ड बना रही है वो छोटा होना चाहिए थे, यानी 2 बॉन्ड छोटे होने चाहिए थे और 2 स्लाइटली बड़े होने चाहिए थे। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये आ रहा था कि ये चारों बॉन्ड बराबर हैं। इस तरीके की जो डिस्क्रिपेंसी आ रही थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो एक नया कंसेप्ट उसी में और जोड़ दिया गया, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही एक और कंसेप्ट जोड़ करके दे दिया गया, जिसको कि हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट ये है कि ये बात तो ठीक है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं, लेकिन ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैपिंग के पहले हाइब्रिडाइजेशन करती हैं, फिर ये पार्टिसिपेट करती हैं बॉन्डिंग में। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग आज पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हाइब्रिडाइजेशन है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम हैविंग slightly different energies so that a redistribution of energies takes place between them, resulting in the formation of new orbitals of equal energies and identical shape. The new orbitals are called as hybridized orbitals. जो न्यू ऑर्बिटल्स हैं इनको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। मतलब अगर हम कार्बन के ही केस में देखें तो कंसेप्ट को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि जो कार्बन है ये कार्बन ग्राउंड स्टेट में है, कार्बन इन ग्राउंड स्टेट में इसका 2s और 2p, ठीक है। तो 2s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये कार्बन क्या करता है कि कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके आ जाता है p में, इस तरह से। जब ये p में जंप करके आ जाता है फिर इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑर्बिटल्स में, और जो मीथेन होता है इसमें sp3 यानी इसके ये और ये तीनों ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाती हैं और तब मिलकर के फिर से ये चार ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुई, फिर से 4 ऑर्बिटल बन गई। ये 4 ऑर्बिटल कैसी बन गई? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गई। ये बन गई 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये कंसेप्ट आया, मतलब ये कंसेप्ट आया कि एटम केमिकल बॉन्डिंग के पहले एटम की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगी और हाइब्रिडाइज होने के बाद उनकी एनर्जी का फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही होंगी हाइब्रिडाइजेशन में उतनी ही ऑर्बिटल बनेंगी, और जो ऑर्बिटल बनेंगी वो आइडेंटिकल शेप की होंगी और आइडेंटिकल एनर्जी की होंगी। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन इंटरमिक्स हुए थे इनका भी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये कंसेप्ट आया। तो जो मीथेन का केस है उसमें ये बताया गया कि इस तरह से कार्बन ने हाइब्रिडाइजेशन किया, उसके बाद जो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं इन पर आकर के हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग की, हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग की और तब CH4 मॉलिक्यूल बना। इसी के लिए जो 4 बॉन्ड हैं कार्बन के CH बॉन्ड, ये चारों सिमिलर हैं और एक जैसे हैं। तो यही हाइब्रिडाइजेशन का फीचर्स क्या बताया गया? केवल एटॉमिक सेम एटम की ही क्या है कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन की? सेम एटम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट, मतलब जैसे s और p में ज्यादा अंतर नहीं है तो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी की ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी, सेम एटम की ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी। और हाइब्रिडाइजेशन एटम में कभी भी नहीं होगा, एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन तभी होगा जब केमिकल बॉन्डिंग होने जा रही होगी, तभी एकदम
तभी उसी के जस्ट पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा और एटम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को प्रिपेयर करेगा। जितनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन करेंगी, उतनी ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगी। और एक कंडीशन ये कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स से, हाँ, ये जो एक्साइटेड स्टेट की बात हमने की है, ये भी आया सालिएंट फीचर्स में कि ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाए हाइब्रिडाइजेशन के पहले, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने कहा कि ये ग्राउंड स्टेट में था, फिर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर इंटरमिक्स हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो इंटरमिक्स हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो या हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। ये भी हो सकता है कि केवल खाली एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर ले, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर ले, मतलब जिसमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों वो भी पार्टिसिपेट कर ले, ये भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ही होनी चाहिए, खाली ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकती है और फुल फिल्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकती है। और एक कंडीशन क्या है कि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनी है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पॉजिटिव साइन देते हैं वो हमेशा बड़े वाले लोब को देते हैं। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है हमारी, इसको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी पूछा जाता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में और एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या अंतर है। आपकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनमें जो लोब हैं, जैसे पी ऑर्बिटल आप करते हो, ये बराबर है, दोनों लोब एक बराबर है, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस लोब छोटे हैं, प्लस बड़ा है और माइनस छोटा है। दूसरा ये होता है कि बॉन्ड अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है तो वो ज्यादा मजबूत होता है, यानी द बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बना रही होगी दैट विल बी वीकर, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रही होगी दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। दीज आर द सालिएंट फीचर्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कई प्रकार के होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर sp3d होता है, sp3d2 होता है, फिर d2sp3b होता है और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इतने तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, लेकिन आपको अभी 11th में आपके कोर्स में केवल 3 है जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, वो भी पढ़ने हैं, पर उतना 1-2 मॉलिक्यूल आपके इसको पढ़ने हैं, बट कैसे होता है वो डिटेल आपको केवल इन्हीं का पढ़ना है, sp का, sp2 का और sp3 का, जिससे कि आप कंसेप्ट समझ जाएं कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता है। उसके बाद जब आप ये समझ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। तो आपके मॉलिक्यूल कुछ IF7 वगैरह SF6 है, ये इसका फॉर्मेशन sp3d2 से और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन से होगा। और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आपके कोर्स में जो आपके जिनका की फॉर्मेशन आपको समझना है वो sp, sp2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है या sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझ लें। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों, इसी को एक और नाम देते हैं डाइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। यानी इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है हाइब्रिडाइजेशन में, और मिलकर के जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी तो टोटल 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगी। तो एक s प्लस एक p, ठीक है।
तो ऐसे साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम मान लेते हैं कि सबसे पहले पीजेड पार्टिसिपेट करती है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए जब मैदान में उतरती है तो पीएक्स, पीवाई, पीजेड 3 होती हैं, तो उनमें सबसे पहले पीजेड जाती है, ऐसा मान लेते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से, मतलब हमको सिंपली समझ में आ जाए सारी चीजें, इसलिए तो पीजेड जाती है और यहाँ से ये एस ऑर्बिटल हुई। इन दोनों की जब इंटरमिक्सिंग होती है तो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनती हैं, जैसे अभी आपने देखा था हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं, इस तरीके की होती हैं, तो 2 बनती हैं। इन 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होती हैं ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहती हैं, इस तरीके की वो एडजस्ट होंगी कि उनमें जो रिपल्सन फोर्सेस हों वो मिनिमम हो। मिनिमम रिपल्सन फोर्सेस अगर 2 ऑर्बिटल बने तो तभी हो सकते हैं जब ये इस तरह की शेप में रहें, यानी 180 का एंगल एक दोनों के बीच में हो। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ये बड़ा लोब हो गया है ना, और ये छोटा लोब इस तरह से बना दिया, ये बड़ा लोब और ये छोटा लोब। जनरली होता ये है कि हम यहाँ ना साइन बनाते हैं ना ये, नॉर्मली जब हम प्रैक्टिस हमें हो जाती है तो हम सिंपली ये वाला लोब बनाना छोड़ देते हैं, सिंपली ऐसे ही बना देते हैं कि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गई। बट आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये होती है, छोटा लोब इस ऑर्बिटल का इधर और इस ऑर्बिटल का इधर ऐसे करके दिखा देते हैं, इसका ऑर्बिटल ये हो गया, इसका ऑर्बिटल ये हो गया लोब। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गई। कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट की थी, एक एस और एक पी, ठीक है। तो ये जो बनी, ये 2 बन गई, इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मतलब एक s और एक p है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये कौन सी हो गई, 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अभी हमने केवल sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को लिया है। अब sp हाइब्रिडाइज्ड अगर पूरा एटम लेंगे तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो तो जरा। या कभी कभी पूछा जाता है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की शेप बताओ, तो देखिए ये 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उसमें, और इसकी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड भी रह गई हैं, px और py ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के केस में क्या होगा, x ऑर्बिटल, ये कार्बन है, ये ऑर्बिटल्स जो कार्बन की हैं x और y, px और py अपनी जगह रहेंगी। ये दोनों कैसी हैं, इसको हम मान लें px, ये मान लिया हमने py, ठीक है। तो px py तो अपनी जगह रहेंगे, ये दोनों कैसी हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, और जो 2 हाइब्रिडाइज्ड बनी हैं sp हाइब्रिडाइजेशन में वो ये रहेंगी। ये शेप हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का। या कोई भी एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होगा वो इस शेप में रहेगा, इस तरीके से रहेगा, और ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं इनके कारण इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो px py और ये हो गई कौन सी, 2 ये जो 2 हैं ये हो गई 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हो गई। इसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक s और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड और को एक और नाम से बुलाते हैं ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ये समझ गए ना आप, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का शेप कैसा है ड्रॉ करने के लिए अगर आए, या किसी भी एटम के sp हाइब्रिडाइज्ड शेप क्या होगा, तो sp हाइब्रिडाइज्ड का ये शेप होगा। 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगी, एक अनहाइब्रिडाइज्ड और एक और अनहाइब्रिडाइज्ड, वो अपनी जगह जहां थी वहीं रहेंगी, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। sp2 के नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल
पार्टिसिपेट करेगी हाइब्रिडाइजेशन में। तो किस तरह से करेंगी ये हो गई एक s ऑर्बिटल प्लस एक pz प्लस एक मान लिया py, ये पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक, तो ये तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं, ps, pz एंड py। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितनी ऑर्बिटल बनेंगी? एक, दो, तीन पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद तीन ही ऑर्बिटल बनेंगी। और वो जो तीन ऑर्बिटल हैं उन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। और तीन ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे तभी रहेंगी जब वो ट्राइगोन शेप में रहें, यानी त्रिभुज के एक एक कोने की तरफ वो रहेंगे, तो हम उसको कहेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यानी किस तरह से रहेंगे? वो इस शेप में रहेंगे। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में ये डिस्कशन। ठीक है, ये तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गई। अब बात आती है कि हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का शेप या sp2 हाइब्रिडाइज्ड किसी और एटम का शेप क्या होगा? तो तीन तो इसकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गई, और एक ये वाली जो दो, एक px कैसी बची थी? अनहाइब्रिडाइज्ड, वो भी यहाँ बनेगी। ये कैसी हो गई? ये तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको अलग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तो ये बन गई आपकी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसका नाम ना s रहेगा ना p रहेगा, अब इसका नाम sp2 हो गया, यानी ये ऑर्बिटल भी sp2 है, इसका नाम भी sp2 है, इसका नाम भी sp2 है। समझ गए ना? हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो बनती है ऑर्बिटल उनका वही नाम होता है। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में दो ऑर्बिटल बने तो उनका वही नाम होगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गई 3। और अगर हमने कहा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम का शेप क्या होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम का शेप क्या होगा? पहले तो तीन उसकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गई, एक ये और एक ये। ठीक है, ये हो गई इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ब्लू पेन से ही बनाते हैं। ठीक, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में, इसमें हाइब्रिडाइजेशन में, वो जिस ओरिजिनल शेप में थी उसी शेप में रहेगी। यानी किस शेप में रहेगी? ये px ऑर्बिटल ऐसी होती है, तो ये हो गई आपकी px ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, और जो तीन बनी है ये हो गई हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गई px ऑर्बिटल, ये कैसी है? अनहाइब्रिडाइज्ड। ये तीन हो गई कैसी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और शेप क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल का? शेप इसी पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूल का। अगर तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ट्राइगोन शेप में है, तो एक ऐसा शेप हो जाएगा मॉलिक्यूल का, ट्राइगोनल शेप हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी रखा गया। ठीक है, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, शेप कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम। किसी भी एटम का भी हो सकता है वो। अगर कहा जाए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का शेप बनाइए या कैसा होता है, तो आप ये इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का शेप बना देंगे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड किस ज्योमेट्री में रहती हैं, तो आप ये बना देंगे, ये ज्योमेट्री है। इनकी इस ज्योमेट्री से क्या मॉलिक्यूल का शेप बनता है वो हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। बस इतना जान लीजिए, जो शेप बनता है मॉलिक्यूल का, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के कारण ही बनता है, क्योंकि ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहती हैं, इनमें डायरेक्शनल अप्रोच होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या इसका नाम है टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और
टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, आपने sp3 का मतलब हुआ 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक s, एक pz और एक py, एक और आ गई लास्ट कौन सी बची है, px, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी। प्लस px, ठीक। जब ये पार्टिसिपेट करेगी हाइब्रिडाइजेशन में तो टोटल कितनी ऑर्बिटल बनेंगी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1 2 3 और एक 4। अब अनहाइब्रिडाइज्ड एक भी नहीं रहेगी, 4 p पूरी की पूरी हाइब्रिडाइजेशन में 3 p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट कर लिया और एक s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट कर लिया, यानी टोटल 4 बनेंगे आपकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स किस ज्योमेट्री में रहेंगी, वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने के लिए इस तरीके की ज्योमेट्री को फॉलो करेंगी। यानी एक ये ज्योमेट्री कहलाती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गई और ये शेप कैसा हो गया, ज्योमेट्री कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई ज्योमेट्री, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए टेट्राहेड्रल या sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम का शेप बताइए, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम का यही सेम शेप होगा, क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स तो अब कोई है नहीं। तो अगर एटम कहा जाए या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहा जाए तो आपका वो भी इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अब जो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनी, इनका नाम क्या हो गया, सबका नाम हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसका नाम भी, इसका नाम भी, इसका सब का नाम, चारों का नाम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये हो गई 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए। और ज्योमेट्री क्या रही, टेट्राहेड्रल इनकी ज्योमेट्री रही, इसीलिए इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो गया टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन।